नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। तो दोस्तों, आज इतने दिनों बाद हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम माउंट बैटन योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ से पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर चीज़ आई। तो माउंट बैटन योजना की सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो लॉर्ड माउंट बैटन थे वो भारत में अंतिम वॉइसरॉय के रूप में आए, जिनको तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भेजा था और उनको ये काम दिया गया कि आप भारत में जाकर शीघ्र प्रतिशीघ्र जो भारत की सत्ता है, उसका प्रशासन है, उसे भारतीयों के हाथों में सौंप कराओ। तो ये पॉइंट यही कहता है, लॉर्ड माउंटबैटन अंतिम वाइसरॉय के रूप में भारत आए और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा उन्हें सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया। मई 1947 में माउंटबैटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित कर दिया जाएगा और फिर उन्हें ये चुनने की अनुमति भी दी जाएगी कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं होना है, और इसी योजना को डिकी बर्ड योजना कहा गया। तो हमने देखा कि लॉर्ड माउंटबैटन को भारत में भेजा गया, तो उसके तहत वो एक डिकी बर्ड योजना लेकर आए। उसमें ये था कि जो प्रांत होंगे, जो प्रोविंसेस होंगे, उनको इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा, उनको उनका स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित कर दिया जाएगा कि अब वो मुक्त है और वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। और तो और उन्हें ये भी छूट दी जाएगी, ये चुनने की छूट दी जाएगी कि अगर उनको संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जा रही थी, उसमें अगर वो खुद को शामिल करना है चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, ये भी उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। तो इस पूरी योजना को डिकी बर्ड योजना कहा गया। परंतु जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इस योजना से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और उन्होंने इसका खुलकर विरोध करा और उन्होंने उस योजना के बारे में ये कहा कि अगर हम ऐसी योजना को आगे बढ़ावा देते हैं तो इससे हमारे देश का विभाजन हो सकता है, हमारे देश का पार्टीशन हो सकता है। उसके बाद भी वाइसरॉय 3 जून योजना नामक एक और योजना लेकर आए। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी। इसे माउंटबैटन योजना भी कहा जाता है। इसमें विभाजन, स्वायत्तता, दोनों देशों की संप्रभुता, अपना संविधान बनाने का अधिकार जैसे सिद्धांत शामिल थे। तो पहले जो माउंटबैटन थे वो एक डिकी बर्ड योजना लेकर आए, जिसे कि योजना बालकान भी कहा गया। फिर उसके बाद वो एक 3 जून योजना लेकर आए, जिसे कि माउंटबैटन योजना भी कहा गया। और ये भारतीय स्वतंत्रता का जो भी एक उद्देश्य था, उसी दिशा में ये एक अंतिम योजना थी। और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रमुख थी, इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करा कि विभाजन कैसे होगा, मतलब पार्टीशन कैसे होगा, और दोनों जो देश बनकर सामने आएंगे, जो कि भारत और पाकिस्तान थे, वो अपनी सत्ता को कैसे संभालेंगे, वो अपना संविधान कैसे बनाएंगे, ये सभी सिद्धांत इस योजना में माउंटबैटन योजना या फिर 3 जून योजना में शामिल थे। इन सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे हमने पहले प्रांतों के बारे में बात करी कि उन्हें मुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उनके पास ये आज़ादी होगी कि वो खुद से एग्जिस्ट करना चाहते हैं या फिर वो मतलब कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करना भी चाहते हैं या नहीं, संविधान सभा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, उनको ये स्वतंत्रता दी गई निर्णय लेने की। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर और बाकी जो रियासतें भी थी, उनको भी ये उन्होंने छूट दे दी गई कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं आखिर में कि इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। तब तक कांग्रेस ने भी विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया था। तो जैसे हमने पहले देखा, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इन सब चीज़ों का विरोध करते थे कि इससे देश का विभाजन हो जाएगा। परंतु जो ये योजना थी माउंटबैटन योजना, इसको आखिरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था। और जो कांग्रेस थी वो इस चीज़ को मानने लग गई कि हाँ,
जो बंटवारा है, जो विभाजन है, वो तो होकर ही रहेगा। वो तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन बनकर सामने आ चुकी है, जिसको अब कोई भी टाल नहीं सकता है। ये तो हो गई पृष्ठभूमि कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या सिचुएशंस आए जिनकी वजह से माउंटबैटन योजना बनी और उसको स्वीकार भी कर लिया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि माउंटबैटन योजना के अलग अलग क्या प्रावधान थे, क्या प्रोविजंस थे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश भारत को 2 उपनिवेशों यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। तो जो भारत था वो तो उसको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश भारत, क्योंकि वो ब्रिटिशों के राज के अंदर था। परंतु अब उसको स्वतंत्रता मिल रही थी, अब ब्रिटिश शासन ख़त्म हो रहा था। तो जब ब्रिटिश शासन ख़त्म हो रहा था तो ये स्वीकार कर लिया गया कि अब जो ये ब्रिटिश भारत है, इसे भारत और पाकिस्तान दोनों में विभाजित करा जाएगा। ये एक स्वरूप बन के ही नहीं रहेगा, इससे 2 अलग अलग देश निकलेंगे, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। फिर हम ये देखते हैं कि जो संविधान सभा थी उसके द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बन जाएंगे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग संविधान सभा का प्रश्न इन प्रांतों द्वारा तय किया गया। तो जो भारत की संविधान सभा थी उसमें जो आपके प्रावधान बनाए जा रहे थे, एक्ट्स बनाए जा रहे थे, निर्णय लिए जा रहे थे, वो किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ पर अप्लाई नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली पाकिस्तान बन जाएंगे और इसके लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाएगी और जो उसमें निर्णय लिए जाएंगे वो ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मान्य होंगे। फिर हम ये देखते हैं कि योजना के अनुसार बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं की बैठक हुई और विभाजन के लिए मतदान किया गया। तदनुसार इन दोनों प्रांतों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया गया। तो जो बंगाल और पंजाब था, इनके लिए ये निर्णय लिया गया कि इनका विभाजन किस आधार पर होगा, धार्मिक आधार पे, कि कहाँ पर, जहाँ पर जो हिंदू बहुल क्षेत्र होंगे वो भारत में मिला दिए जाएंगे और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे वो पाकिस्तान में मिला दिए जाएंगे। सिंध की विधानसभा तय करेगी कि भारतीय संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और जो सिंध था उसकी विधानसभा ने ये तय करा कि उसको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। मतलब वो उसके पास उसके ऊपर छूट थी, उसको स्वतंत्रता थी ये डिसाइड करने की उसको पाकिस्तान के साथ मिलना है या भारत के साथ मिलना है। तो उसने ये बोला कि उसको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। किस प्रभुत्व में शामिल होना है ये तय करने के लिए NWFP उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाना था। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उनके ऊपर भी ये निर्णय छोड़ दिया गया कि उनको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। और ये किस हिसाब से तय करा जाना था, जनमत संग्रह के हिसाब से, यानी कि कंसेंसस के हिसाब से, कि अगर ज़्यादा लोगों ने बोला कि हमें भारत में ही मिलकर रहना है तो वो भारत में मिलकर रहेंगे। जो NWFP एरिया है यानी कि जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है वो भारत में मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लोगों ने बोला कि हमें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो जो NWFP एरिया है वो पाकिस्तान के सीमा में जुड़ जाएगा। जो NWFP था उसने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया, पर जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया और जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। तो जो NWFP का जो कंसेंसस का रिज़ल्ट सामने आया, जो निष्कर्ष सामने आया, उसके हिसाब से ये जाना गया कि जो वहाँ के लोग थे वो ये चाहते थे कि जो NWFP है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। पर जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे उन्होंने इस निर्णय का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया और जो जनमत संग्रह का जो निर्णय सामने आए थे उन्हें भी खारिज उन्होंने कर दिया। सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 होनी थी।
तो जो हमें ये पता है ना कि भारत कब आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी किस दिन मिली, 15 अगस्त 1947 के दिन। तो ये यही लिखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें हमारे इंडिया की अथॉरिटी किस दिन हमारे हाथ में दे देंगे, वो किस दिन हमें हमारी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की स्थापना की गई। तो जब हमने ये देख लिया कि जो ब्रिटिश भारत था उसे भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बनाना था आगे, तो इतना आसान काम तो ये था नहीं कि सब आसानी से मान जाएंगे कि ये क्षेत्र पाकिस्तान में आएगा, ये क्षेत्र या एरिया इंडिया में आएगा, भारत में आएगा। तो कुछ तो इनमें विवाद होने ही थे, कुछ तो तनातनी होनी ही थी। तो इन सीमाओं के बंटवारों के लिए ही एक रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग की स्थापना करी गई, जो कि जिसका काम ये था कि वो ये निर्धारित करेगा कि ये सीमा और ये क्षेत्र भारत में रहेगा, ये सीमा और ये क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा। रियासतों को या तो स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। जो रियासतें थी जिन्हें राजा महाराजा के अंडर रूल करा जाता था, जिनमें राजा महाराजा का राज्य था, उनको ये बोला गया कि या तो आप खुद से अपना एक कोई देश बना सकते हैं, मतलब या तो आप अलग से रह सकते हैं, या फिर ये आपके ऊपर है कि आप भारत को चुनना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इसी के साथ साथ देखा गया कि जो हमारा जो सत्ता हस्तांतरण के बाद जो ब्रिटिश सम्राट था, अब उसे भारत के सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर तो रहा ही नहीं भारत। तो फिर उस जो ब्रिटिश सम्राट था उसे अब भारत का सम्राट भी नहीं कहा जाएगा, उससे ये उपाधि अब ले ली गई। अब उस उपाधि का उसके लिए प्रयोग नहीं करा जाएगा। डोमिनियन बनने के बाद ब्रिटिश संसद नए डोमिनियन के क्षेत्रों में कोई कानून नहीं बना सकती थी। अब जब भारत भारतीय लोगों के पास आ गया तो उसका जो प्रशासन है वो भी भारतीय ही करेंगे। तो जो अब ब्रिटिश थे वो भारत के लिए कोई भी कानून नए नहीं बना सकते थे। जब तक नए संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाते, गवर्नर जनरल महामहिम के नाम पर उपनिवेशों की विधानसभाओं द्वारा पारित किसी भी कानून को मंजूरी देंगे। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। तो जब तक ये देखा गया कि दोनों देशों के पास उनके संविधान नहीं आएंगे, तो उससे पहले भी तो उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए ना जो इन्हीं सभी चीज़ों की निगरानी करता रहे और उनको निर्देश देता रहे कि आप ये ठीक तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। तो जब तक सिर्फ उनके पास संविधान नहीं आ जाते, तब तक के लिए जो गवर्नर जनरल था उसे महामहिम की उपाधि दी गई। वो एज अ चीफ उन लोगों पर नज़र रख सकता था और जो भी वो विधानसभाओं में अपने निर्णय निकाल रहे थे उन सब को भी मंजूरी देने का काम किसका था? गवर्नर जनरल का ही था। उसे संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। और इसके आखिर में अब हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को क्रमशः पाकिस्तान और भारत का प्रभुत्व अस्तित्व में आया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त करा गया और M.A. जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। तो हमने देखा 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट मध्य रात्रि को पाकिस्तान और भारत अपने अपने अस्तित्व में आए, अलग अलग देश की तरह वो उभरे। और जो भारत था, जो स्वतंत्र भारत था, उसका पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। उसी तरह जो स्वतंत्र पाकिस्तान था, जो नया एक देश निकल कर आया पाकिस्तान, उसका पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रहा हो। अगर आपके पास किसी भी तरीके का सुझाव है या फिर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपसे जुड़ने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।